आजकल चर्चाओं में रहने वाला सबसे ज्यादा वो शब्द जो है पट्टा। आखिर क्या है ये पट्टा और किसको कौन सा पट्टा मिलने वाला है, चाहे वो हमारे घर का पट्टा हो, हमारे शोरूम का पट्टा हो। कहीं ना कहीं हम सब ये सोच रहे हैं कि ये प्रशासन शहरों के संग आने वाला है, इसमें हमें पट्टे जारी होने वाले हैं। आखिर हमारे लिए कौन सा पट्टा उपयोगी है और ये पट्टे कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी, जो कि वित्तीय सलाहकार हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज के एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ आप CII 40 जय क्लब और लायंस क्लब जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे विष्णु गोयल जी सर से। विष्णु जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे वही सवाल कि प्रशासन शहरों के संघ में कई तरह के पट्टे जारी होने वाले हैं, लेकिन हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि किस व्यक्ति को कौन से पट्टे के लिए अप्लाई करना चाहिए? प्रशासन शहर के संघ अभियान में सरकार के द्वारा 4 प्रकार के पट्टे जारी किए जाएंगे। सबसे पहला है स्कीम का पट्टा, सेकंड है स्टेट ग्रांट का पट्टा, थर्ड है 69A का पट्टा और फोर्थ है कच्ची बस्ती के पट्टे। तो आज हम बात करेंगे स्कीम के पट्टे के बारे में। स्कीम के पट्टे से मतलब है कि कोई भी स्थानीय निकाय, जी हाँ साथियों, कोई भी स्थानीय निकाय जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, UIT, विकास प्राधिकरण, JDA, ADA, बीडा सभी शामिल है, इनकी कोई भी स्कीम है, उनके जो पट्टे हैं। इसके अलावा निजी खातेदारी के पट्टे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पट्टे हैं, इन सभी के द्वारा जो पट्टे जारी किए जाते हैं उनको स्कीम के पट्टे कहते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि स्कीम का पट्टा, तो ये स्कीम का पट्टा क्या होता है, हम कैसे समझ सकते हैं और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? स्कीम के पट्टे से मतलब है कोई भी स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर निगम है, UIT है, JD है, उनकी जो स्कीम्स है उन योजनाओं में पट्टा अप्लाई करना। सेकंड, स्कीम के पट्टे के अंदर इन UIT वगैरह के अलावा निजी विकासकर्ताओं की स्कीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम है, हाउसिंग सोसाइटी की स्कीम है, उन सबको भी हम स्कीम के पट्टे के अंदर ही अप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी जो अप्रूव्ड स्कीम है उसके अंदर कौन अप्लाई करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट हो गया परंतु उन्होंने पट्टा इशू नहीं कराया। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनकी कोई भी स्कीम है, उनको जिस व्यक्ति को अलॉटमेंट मिला था उनकी डेथ हो गई, या किसी को अलॉटमेंट मिला, उन्होंने उसको पट्टा इशू कराए ही आगे सेल कर दिया और स्थानीय निकाय से पट्टा नहीं लिया, या निजी विकासकर्ता की स्कीम है, उस स्कीम के अंदर भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि किसी ने अप्लाई किया, अलॉटमेंट हो गया और लापरवाही की वजह से उन्होंने पट्टा ही नहीं लिया। इन सभी व्यक्तियों को जिनके पास स्कीम के अंदर किसी भी तरह का आवंटन पत्र है, हक त्याग है, सेल डीड है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी ने वहाँ पे कोई प्लॉट लिया है, या किसी ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू लिया है, या किसी के पास गिफ्ट के रूप में आया है, किसी के पास हक त्याग के रूप में आया है, किसी के पास सक्सेशन के रूप में आया है, तो ऐसा हो सकता है। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास पट्टे नहीं हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर सरकार ने जो भी अपनी अप्रूव्ड स्कीम है, चाहे वो निजी विकासकर्ता की हो या गृह निर्माण सहकारी समिति की हो, उन सब की भी लिस्ट तैयार की है और उन्होंने अभी जो तैयारी की है उसमें सारे डाटा निकाले हैं कि कितने लोगों ने पट्टा नहीं लिया है। सरकार उन्हीं के लिए ये स्कीम लाई है और जिन जिन व्यक्तियों ने स्कीम के अंदर पट्टा नहीं लिया है, सरकार की प्रायोरिटी है कि प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर सभी को पट्टा दिया जाए। सर, सवाल ये उठता है कि कुछ निजी विकासकर्ताओं ने एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियां काट दी हैं और अपने पट्टे भी दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे निजी निकाय हैं वहां पर उसका कोई रिकॉर्ड भी जमा नहीं कराया है। अब ऐसे लोग अपने पट्टे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? निजी विकासकर्ताओं की कृषि भूमि पर जो कॉलोनियां बसी हुई है, इसके बारे में प्रशासन शहर के संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी भी निजी विकासकर्ता ने 30 अक्टूबर 2021 तक अपना रिकॉर्ड स्थानीय निकाय में, जी हाँ साथियों, नगर पालिका में, JD में, UIT में जमा नहीं कराया है, तो सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो भी वहाँ रहने वाले हैं व्यक्ति, यदि वो इंडिविजुअल रूप से अप्लाई करते हैं या समिति बना के अप्लाई करते हैं, तो उनको पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आप समिति बना के अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी विकास समिति का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी स्थानीय निकाय में पट्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी रिकॉर्ड वहाँ जमा कराएंगे उसके बाद में स्थानीय निकाय वहाँ उस स्कीम का सर्वे कराएगी। सर्वे कराने के बाद में जो भी एलिजिबल व्यक्ति हैं उनको
पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। स्थानीय निकाय की बहुत सारी स्कीम है जिसमें लॉटरी के द्वारा और ऑक्शन के द्वारा बहुत सारे भूखंड आवंटित किए गए थे। बहुत से व्यक्तियों ने धीरे धीरे करके मूल राशि तो जमा करा दी, परंतु इंटरेस्ट जमा नहीं कराया, पेनल्टी जमा नहीं कराई। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे भूखंड हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से कई बार सेल हो चुके हैं। प्रशासन शहर के संग अभियान में इन सभी व्यक्तियों को राहत भी प्रदान की गई है और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कोई भी ऐसे भूखंड है जिनको ऑक्शन में या लॉटरी के द्वारा आवंटन किया गया था और उन्होंने मूल रकम जमा करा दी, तो अब उनसे इंटरेस्ट और पेनल्टी को वसूल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका प्लॉट कई बार सेल हो चुका है, चाहे से वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से सेल हुआ है या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से सेल हुआ है, तो सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो भी लास्ट परचेजर है, लास्ट क्रेता है, उसके पक्ष में लीज डीड जारी कर दी जाएगी। और जो बीच में आपने स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रियायत दी गई है। इस तरीके का प्रोविजन करके सरकार ने जो भी व्यक्ति अभी तक पट्टा नहीं ले रहे थे, उन लोगों को काफ़ी अच्छी राहत प्रदान की है। सर, निजी विकासकर्ताओं के बारे में हमने बात की और ऑक्शन से, लॉटरी से जुड़ी प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात कर ली, उनके पट्टों के बारे में। लेकिन अब बात आती है कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, या फिर हम यूँ कहें कि इसके अलावा जो सहकारी समितियां हैं, उन्होंने अभी तक अपना रिकॉर्ड जमा नहीं कराया है और वहाँ पर हज़ारों लोग रह भी रहे हैं। ऐसे लोग अपने पट्टे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राजस्थान में हज़ारों कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, हाउसिंग सोसाइटी द्वारा डेवलप की गई है। कुछ कॉलोनी एग्रीकल्चर लैंड पर डेवलप की है, कुछ ने परमिशन ली है, कुछ ने परमिशन नहीं ली है। इन सब पे रोक लगाने के लिए सरकार ने 17 जून 1999 की डेट फिक्स की थी कि सभी कॉलोनियों को जो भी 17 जून 1999 तक डेवलप की गई है, उन सब का रिकॉर्ड स्थानीय निकाय में जमा कराना होगा। इन सब कॉलोनियों को टाइम दिया गया था और जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उन्होंने अपना रिकॉर्ड स्थानीय निकाय में जमा करा दिया गया। सरकार ने सभी हाउसिंग सोसाइटी पे 17 जून 1999 के बाद में कोई भी कॉलोनी विकसित करने के लिए, किसी भी तरह का पट्टा जारी करने के लिए रोक लगा दी गई है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जिस भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का पट्टा लेना चाहते हैं, तो क्या उस सोसाइटी ने अपने रिकॉर्ड स्थानीय निकाय में जमा करा दिए गए हैं। यदि स्थानीय निकाय में जमा है तो आपको चेक करना है कि आपका उसमें नाम है या नहीं है। नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नाम ट्रांसफ़र कराना है। यदि आपके पास, आपने वहाँ कोई प्लॉट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से गिफ्ट के रूप में किसी भी तरह से आपके पास प्लॉट आया है, तो आपको स्थानीय निकाय में नाम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है और आपका वहाँ पर नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर आप पट्टा लेने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत से ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने अपना रिकॉर्ड स्थानीय निकाय में जमा नहीं कराया है, सरकार के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी गई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये रोक लगी है कि 17 जून 1999 के बाद वो किसी भी तरह का पट्टा जारी नहीं करेंगे। यदि उन्होंने बैक डेट में पट्टा जारी किया गया है तो भी सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी गई है। अब बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, स्थानीय निकाय के पास नहीं है। सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों को एडवाइस दी गई है कि आप अपना रिकॉर्ड स्थानीय निकाय के अंदर पट्टे के लिए अप्लाई कीजिए, इंडिविजुअल रूप से अप्लाई कीजिए, या आप समिति बना के अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अपने रिकॉर्ड के साथ अप्लाई किया तो स्थानीय निकाय के द्वारा वहाँ पे सर्वे कराया जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि पट्टे किस किस को जारी किया जाए। सर, अभी आपने हमें निजी विकासकर्ताओं के बारे में और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या स्थानीय जो हमारे निकाय हैं उनसे जुड़े हुए प्रावधान तो आपने हमें बताया है, लेकिन जब भी हम पट्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो एक पुनर्ग्रहण चार्जेस लगता है। लेकिन इस दौरान क्या पुनर्ग्रहण चार्जेस में कोई छूट दी गई है, या फिर लोग सोच रहे हैं कि उनकी कोई पेनल्टी राशि या कोई ब्याज बकाया है तो उस पर उनकी अधिक राशि लगने वाली है, या इस दौरान उन्हें कोई छूट मिलने वाली है? इससे जुड़ी हुई बातों पर भी आप प्रकाश डालिए। प्रशासन शहर के संघ अभियान में सरकार का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक व्यक्ति पट्टे के लिए आवेदन करें और उनको पट्टा मिले। इसके लिए जो चार्जेस लगते हैं उसमें भी सरकार ने बहुत सारी रियायत दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हमें कोई भी पट्टा मिला है तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर अवधि तक, यानी 7 ईयर्स में, 10 ईयर्स में आपको वहाँ निर्माण कराना ही होता है। यदि आपने वहाँ निर्माण नहीं कराया है तो आपको पुनर्ग्रहण चार्जेज पे करना पड़ता है। प्रशासन शहर के संघ अभियान में सरकार ने पुनर्ग्रहण चार्जेज में
काफ़ी सारी छूट दी है। सबसे पहले आपके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। आपको जो मूल अमाउंट है पुनर्ग्रहण चार्जेज का, यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसमें भी 60% की छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी आपकी बकाया डिमांड है उस पर पेनल्टी में और इंटरेस्ट में 100% की छूट दी गई है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस अभियान के दौरान सरकार ने ये निर्देश भी जारी किया है, यदि स्थानीय निकाय को लगता है कि आपके वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं था, इसकी वजह से आप मकान नहीं बना पाए, आप वहाँ निर्माण नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपको 100% इसमें छूट दी जा सकती है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लेकिन क्या इसकी कोई अवधि निर्धारित की गई है कि 1 महीने, 2 महीने या इससे भी अधिक समय तक ये अभियान चलने वाला है? और एक और खास बात आपसे पूछना चाहूँगी कि इस दौरान जो हम पट्टे के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? जैसा कि आपने पूछा कि अब हमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़रूरत है अलॉटमेंट लेटर की। आपको आवंटन पत्र जो भी नगर निकाय ने, स्थानीय निकाय ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जारी किया गया है उसको लगाना है। यदि आपको पोजीशन लेटर जारी किया है तो पोजीशन लेटर लगाना है। यदि आपको साइट प्लान भी जारी किया हुआ है तो आपको साइट प्लान लगाना है। आपका प्लॉट नहीं था, किसी दूसरे का प्लॉट था और आपने नाम ट्रांसफ़र कराया है तो आपको नाम ट्रांसफ़र लेटर भी साथ में लगाना है। इसके अलावा यदि आपकी प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज है तो आपको बैंक का लेटर भी साथ में लगाना है। हो सकता है कि आपने प्लॉट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से परचेज किया है या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको अप्लाई करते समय साथ में लगाना है। यदि आपको प्लॉट गिफ्ट में मिला है तो गिफ्ट डीड भी आपको साथ में लगानी है। यदि आपके पास प्लॉट हक त्याग के द्वारा आया है, रिलिंक्विश डीड के द्वारा आया है, तो आपको रिलिंक्विश डीड भी साथ में लगानी है। हो सकता है कि आपके पास प्लॉट रजिस्टर्ड बिल के द्वारा आया है या अनरजिस्टर्ड बिल के द्वारा यानी वसीयत के द्वारा आया है, तो आपको उसकी कॉपी भी साथ में लगानी है। साथ में आपको डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी है। यदि आपने किसी प्लॉट को पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू परचेज किया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी हमें साथ में लगानी होगी। यदि आपके पास प्लॉट किसी कोर्ट के डिसीजन की वजह से आया है तो हमें उस कोर्ट के डिसीजन की कॉपी भी लगानी होगी। कहने का मतलब ये है कि उस प्लॉट से संबंधित जो भी ओनरशिप के पेपर आपके पास है वो आपको एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगे। सर, स्कीम पट्टे से जुड़ी ही आपने हमारी सभी भ्रांतियों को दूर किया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा जागरूकता संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैं आपको एक बात के लिए अवेयर करना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आए और वो ये बता रहे थे कि साहब हमारे पास नगर निगम से व्यक्ति आए हैं और वो ये कह रहे थे कि हम आपको पट्टा इशू करा देंगे और वो हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से आपके घर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप स्थानीय निकाय में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नगर मित्र के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को नहीं देने हैं। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो स्थानीय निकाय के द्वारा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी। वहाँ जाके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको केवल ऑनलाइन फ़ोटोकॉपी के साथ ही आवेदन करना है। आपको उन लोगों से सचेत रहना है जो आपके घर पे आके या आपको फ़ोन करके इस तरीके से कह रहे हैं कि हम आपको पट्टा इशू करा देंगे और आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। प्रशासन शहर के संग अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है। ये एक मौका है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का पट्टा ले सकते हैं, क्लियर टाइटल ले सकते हैं। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी डिमांड आएगी वो आपको ऑनलाइन जमा करानी है। आपको पट्टा कब लेने जाना है वो भी आपके पास ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप उस समय पट्टा कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका सरकार ने आपको दिया है। आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रशासन शहर के संग अभियान 2 अक्टूबर को शुरू होगा और ये अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत से जनों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें 2 अक्टूबर से पहले अप्लाई करना है और 2 अक्टूबर को हमें पट्टा मिल जाएगा या उसके बाद में पट्टा मिल जाएगा। यदि हमने 2 अक्टूबर से पहले अप्लाई नहीं किया तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ, ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इसके बाद में सरकार का ये एफर्ट्स है, वो डिपेंड करता है कि वो इसको और भी आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में जल्दीबाजी नहीं करनी है।
बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर, आपने प्रशासन शहरों के संघ से जुड़े हुए हमारा सबसे पहला प्रकार पट्टे का यानी कि स्कीम पट्टे के बारे में आज आपने पूरी जानकारी दी है और हमारे सभी सवालों का जवाब आपने अच्छे से दिया है। और हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपके लिए होंगे 69A से जुड़े हुए पट्टे के बारे में और स्टेट ग्रांट के पट्टे के बारे में, साथ के साथ कच्ची बस्ती से जुड़े हुए पट्टों के बारे में। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम बहुत जल्द आपके लिए नई जानकारी लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को लिखकर हमें भेज सकते हैं और हम आपके जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।